हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। डाउट्स को जरूर क्लियर करिए। लास्ट सेंचुरी में जो भी डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो डेवलप हुआ, उसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से लोगों की लिविंग कंडीशन और भी बेटर हो गई। लिविंग कंडीशन बेटर होने की वजह से इसका सीधा इम्पैक्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ पर पड़ा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 2 बिलियन थी, यानी 2000 मिलियन थी। ये बढ़ते बढ़ते 2000 में आकर 6 बिलियन हो गई और 2011 के अकॉर्डिंग ये 7.2 बिलियन हो गई। ऐसा ही ट्रेंड हमको इंडियन पॉपुलेशन में भी देखने को मिला। इंडिया की पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंस की टाइम 350 मिलियन थी, ये 2000 में आकर 1 बिलियन के आसपास पहुंच गई। लेकिन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो है 1.2 बिलियन का मार्क पहुंच गई, 1.2 बिलियन हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी मदर और इन्फेंट की डेथ रेट में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जो दूसरा रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्रोड्यूसिबल एज में होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया और उसने स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमने RCH के अंडर बहुत कोशिश की, लेकिन हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जो गिरावट आई थी वो बहुत ही थोड़ी मोड़ी आई थी RCH के अंडर। RCH जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम था, उससे बहुत ही कम हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए। यहाँ तक कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉपुलेशन रेट है वो लेस देन 2% है। लेस देन 2% होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा तेज बढ़ रही है। ये लेस देन 2% भी बहुत ज़्यादा रेट है। इवन माना यह जाता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को बेसिक नीड के लिए भी मारामारी हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, फूड क्लॉथिंग शेल्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा हाहाकार हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हेल्प से स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करना तो शुरू किया। और गवर्नमेंट ने, आपने बहुत बार देखा होगा एड में भी, टीवी में, पोस्टर में, होर्डिंग्स में देखा होगा, कपल्स को दिखाया गया हो 2 चिल्ड्रेन के साथ, उनको खुश दिखाया जाता है 2 चिल्ड्रेन के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म को एडॉप्ट कर लिया, यानी सिर्फ उनके एक ही बच्चे रहेंगे। गवर्नमेंट ने एक काम यही किया कि मैरिज की जो एज है वो 18 ईयर्स कर दी गई फीमेल्स के लिए, जबकि 21 ईयर कर दी गई मेल के लिए। इन सब की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में थोड़ा सा कमी देखने को मिली। जितना कि RCH से था उससे ज़्यादा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करके बहुत हद तक कंट्रोल किया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कुछ फीचर्स हैं जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है। सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो ये कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उसको कोई भी दिक्कत ना हो, यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरे नंबर पे वो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से मिलती हो, ऐसा ना हो कि वो मार्केट में वो कॉन्ट्रासेप्टिव मिलती ही ना हो। दूसरे, उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि आप यूज़ भी करें और वो इफेक्ट भी उसका कोई देखने को आपको ना मिले। आप चाहते हैं प्रेगनेंसी ना हो और प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसी ना हो।
दूसरे रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब जब तक आप चाहते हो इफेक्ट रहे तभी तक इफेक्ट रहे, जब चाहते हो कि इफेक्ट खत्म हो जाए अब तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। यानी जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन जब प्रेगनेंसी चाहते हो तो प्रेगनेंसी हो। ये हुआ रिवर्सिबल का मतलब। नो आर लीस्ट साइड इफेक्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसका कोई हार्म पहुंचाने वाला कोई इफेक्ट ना हो, वो यूजर को कोई हार्म ना पहुंचाता हो, कोई साइड इफेक्ट उसका ना हो। लास्ट जो है फीचर उसका होना चाहिए होता है उसका कोई वो यूजर के सेक्सुअल डिजायर में, सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरफेयर ना करे। ऐसा ना हो कि उसके यूज करने से यूजर के सेक्सुअल डिजायर में या सेक्सुअल ड्राइव में कोई कमी आ जाए, कोई फर्क पड़ जाए। ये होती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की फीचर, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दरअसल बोलते ही हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब ये है हम इसमें किसी चीज का यूज नहीं करेंगे, किसी बाहरी चीज का यूज नहीं करेंगे, किसी भी केमिकल, किसी ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे। ये नेचुरल मेथड 3 टाइप का होता है, पीरियोडिक एब्सटीनेंस, विथड्रॉल क्वाइटस इंटरप्टस विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस लैक्टेशनल एमेनोरेया। हमने नेचुरल मेथड में जब किसी भी मेडिसिन का, किसी केमिकल का यूज नहीं किया तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल नील हैं, साइड इफेक्ट होगा ही नहीं कोई। लेकिन यहाँ पर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरेया में और हमारा पीरियोडिक एब्सटीनेंस में भी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस वाला मेथड होता है इसको ज़्यादातर लोग सही भी नहीं मानते हैं क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल मेथड में नहीं आ पाता है, बहुत कम ऐसा हो पाता है। अब हम एक एक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीरियोडिक एब्सटीनेंस, पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड, किसी पीरियड में हम एब्सटीनेंस रोक लें अपने आप को। किससे रोक लें? सेक्स से रोक लें, क्वाइटस से रोक लें। कुछ टाइम के लिए हम अपने आप को सेक्स से रोक लें। दरअसल वो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें दिन से 17वें दिन का 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 10वें से 17वें दिन का जो पीरियड होता है, जो 7 डेज का ये पीरियड बन रहा है, इसमें ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम इस पीरियड में सेक्स से, क्वाइटस से अपने आप को रोक लें तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर ओव्यूलेशन वाले पीरियड में हमने सेक्स नहीं किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इस पीरियड को हम लोग जो 10 to 17 डेज का पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। लेकिन तो मान लीजिए अगर किसी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 या 30 डेज की नहीं है तो वो कैसे इस पीरियड को काउंट करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा? याद रखिए जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है यानी ओव्यूलेशन के बाद वाला जो फेज होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने तक, वो जो फेज होता है ओव्यूलेशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो डेट होती है ये बिल्कुल फिक्स होता है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज किसी भी वुमेन में फिक्स होगा। ये होता है 14 डेज का। हम मान लीजिए किसी वुमेन का, किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का हो जाए। मान लीजिए उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अपकमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो 30 जनवरी को आने वाली है, 30 जनवरी को। लेकिन तो आज हो गई है 31 हो गई है, 31 जनवरी। लेकिन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 30 जनवरी को किसी की अपकमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट है तो इसमें से 14 डेज माइनस करिए, आप पहुंच जाएंगे 16 डेज, 16 जनवरी को। 16 जनवरी से 3-4 दिन आगे कर लीजिए यानी लगभग 19 जनवरी को, और इधर 3-4 दिन इधर भी पीछे कर लीजिए यानी 12 जनवरी। 12 to 19 जनवरी को जो पीरियड होगा इसको हम लोग, इसी पीरियड को बोलेंगे फर्टाइल पीरियड। और इसी में अगर कोई सेक्स से रुक जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस, ओव्यूलेशन जब इसी पीरियड में होना है, इसी पीरियड में अगर उसने सेक्स नहीं किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, सेकेंड मेथड जो होता है विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है? मेल पार्टनर अपना पेनिस
वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन विथड्रॉ कर ले, निकाल ले। ये मेथड बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है इसलिए हम डिस्कस करेंगे ही। जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन जो है वो वेजाइना के अंदर ना करे बल्कि बाहर कर दे। जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो, मेल अपना पेनिस विथड्रॉ कर ले। जो थर्ड मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनोरेगिया वाला, जब मदर जो है इंटेंस फीडिंग कर रही हो अपने बेबी को, इंटेंस फीडिंग के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। लेकिन ये जो लैक्टेशनल एमेनोरेगिया वाला पीरियड वो होता है, ड्यूरेशन होता है, ये सिर्फ 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है। 6 मंथ के बाद ये इफेक्टिव नहीं माना जाता। बहुत सारी फीमेल्स को तो ये 6 मंथ्स के पहले भी ये इफेक्टिव नहीं रहता, 6 मंथ से कम ही होता है। तो ये भी जो मेथड होता है ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ये तीनों मेथड जो हैं इसमें चांसेस तो हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें हमने किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया, इसलिए साइड इफेक्ट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम लोग स्पर्म और एग की फिजिकल मीटिंग को रोक देते हैं, फिजिकली वो मीट ना कर पाए इससे रोक देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडोम्स। कंडोम्स जो बने हुए होते हैं रबर के या लैटेक्स के बने हुए होते हैं। कंडोम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। कंडोम्स का एक फायदा ये भी होता है कि जो यूजर होता है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI या STDs से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इसको एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए, यानी डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, यानी खुद से लगाइए, और जब खुद से आदमी लगाएगा तो प्राइवेसी भी वो बनाए रखेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए, कुछ बैरियर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, जैसे डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। ये सब रीयूजेबल होते हैं। इसको फिर यूज कीजिए, फिर से रख लीजिए धुल कर, फिर धुल कर यूज कर लीजिए। इसको जब तक चाहिए आप कई बार यूज कर सकते हैं। डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, ये बाउल लाइक होता है और हम स्पर्म की एंट्री को यूट्रस के अंदर जाने से रोक देते हैं। ये जो सर्वाइकल कैप है, डायाफ्राम है और वॉल्ट होता है, इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग जेलीज का, स्पर्मिसाइडल क्रीम का भी यूज करते हैं ताकि स्पर्म को वो किल कर दे और प्रेगनेंसी के चांसेस को, कंसेप्शन के चांसेस को नील कर दे। लेकिन ये जो सर्वाइकल कैप होते हैं, डायाफ्राम होते हैं, ये यूजर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाते नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं करते। सिर्फ कंडोम ही होता है जो यूजर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। आप ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं चैप्टर 4 से। एक क्वेश्चन सिर्फ लास्ट वीडियो से आता है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज से। दूसरा जो क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा आता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आता है। और उसमें एक क्वेश्चन एमिनियोसेंटेसिस पे भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कम पूछिए। ठीक है, थैंक यू।